नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी के लिए हर सप्ताह की तरह लेकर प्रस्तुत हूँ रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक का रिव्यू। 7 से 13 सितंबर 2020 का यह लेटेस्ट अंक है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश और देश विदेश के सप्ताह भर के करंट अफेयर्स हम देखेंगे, सरकारी योजनाओं पर नज़र डालेंगे, सरकारी नौकरियों की जानकारी देखेंगे। कुल मिलाकर कंपटीशन एग्ज़ाम और आपके नॉलेज के लिए फुल डोज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उद्यानिकी मिशन का केंद्रीय कार्यालय शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक क्लस्टर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। इनमें से जो एक क्लस्टर होगा वह विश्व स्तरीय होगा। मध्य प्रदेश में परंपरागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति इस विषय पर बोल रहे थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वेबिनार में कहा कि यह प्रसन्नता का विषय कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान के कुशल नेतृत्व में बागवानी के क्षेत्र में गंभीर चिंतन हो रहा है। मुख्यमंत्री की किसानों के प्रति संवेदना तथा किसान हितैषी नीतियाँ अद्भुत है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन का केंद्रीय कार्यालय शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय दल से शीघ्र सर्वे का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के लिए, ताकि केंद्र की राहत भी मध्य प्रदेश को मिल सके। उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि शिवराज जी, आपने उत्पादन में हमारे पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही जैविक कृषि में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क खरगोन और देवास में काम चल रहा है तथा 8 कोल्ड चेन पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए के कुल 30 प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। इसमें 250 करोड़ रुपए का अनुदान, 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 1 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की एग्रो प्रोसेसिंग हो सकेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे मध्य प्रदेश के उत्पाद विदेशों में भी लोकप्रिय होंगे। केंद्र सरकार के ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक किसानों द्वारा फल और सब्जियों का परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरेज में अपनी उपज रखे जाने पर आगामी 3 महीनों में 50% की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने सीएम श्री चौहान से आग्रह किया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बिजली को कृषि दर पर प्रदान किया जाए। उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों में आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, यह बात कही मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह बात कही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने। इन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में किसानों और उद्यमियों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश में 8 मेगा या मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर कार्य चल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे निरंतर आपकी चिंता रहती है। दूसरी बार इन्होंने खातेगांव का दौरा किया। पहले आपकी फसलों के नुकसान का जायजा लेने तथा अब आपको सहायता पहुंचाने में आया हूं। आप निश्चिंत रहे, संकट की इस घड़ी में सरकार आपको हर संभव सहायता देगी। फ्लाईओवर के लिए केंद्रीय मंत्री से करेंगे बातचीत, श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से नेमावर क्षेत्र में एक और फ्लाईओवर के लिए बातचीत करेंगे। साथ ही फसल बीमा करवाने की तिथि 4-5 दिन और बढ़ाई जाने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। अभी इसकी तिथि 31 अगस्त थी। 31 अगस्त के बाद में 5 दिन 5 जिलों के लिए बढ़ाई भी गई थी।
राहत राशि के स्वीकृति पत्र भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वितरित किए। मकान व खाद्यान्न क्षति के लिए नेमावर निवासी सूरजबाई पति जगदीश और अन्य हितग्राहियों को इन्होंने 95 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। वहीं दुकान के सामान की क्षति होने पर 12 हज़ार रुपये की राशि के स्वीकृति पत्र इन्होंने बांटे। वेबिनार के निष्कर्षों पर तैयार होगा रोड मैप। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वेबिनार के निष्कर्षों के आधार पर मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 308 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक उद्यानिकी यानी कि बागवानी की फसलें होती हैं। नियमित विद्यार्थियों की प्रवेश तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। उल्लेखनीय कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में 12 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पारित किए गए थे। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त को पारित आदेश के अनुक्रम में मंडल द्वारा नियमित विद्यार्थियों की प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। खास खबर, पद्म पुरस्कार समिति का किया गया गठन। राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री, इसके लिए संबंध में व्यक्तियों का चयन करने के लिए समिति का गठन किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खेल और युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे। पूरी क्षमता के साथ चलेगी बसें। यात्री बसों के 5 माह का वाहन कर माफ़ किया जाएगा। 31 अगस्त 2020 तक की अवधि का 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक का जो मासिक वाहन कर है उसको माफ़ करने का निर्णय लिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि बस ऑपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिए गए इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें फिर से चालू हो सकेगी। उल्लेखनीय कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मार्च 2020 से लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित था। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमतियां भी दी गई, लेकिन वास्तव में संचालन सामान्य हो नहीं सका था। राज्य शासन द्वारा लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के बस ऑपरेटर्स की परेशानियां खत्म होगी। बस सेवा शुरू होने से बसों से जुड़े रोजगार भी शुरू हो सकेंगे। इसी क्रम में यात्री किराए के पुनर्निर्धारण के लिए भी किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है और शीघ्र ही निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेते हुए यह बात कही है। आप धैर्य रखें, मामा हर समय आपके साथ हैं। नुकसान को देखा और लोगों को इन्होंने आश्वस्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोजन, स्वच्छ जल, दवाइयाँ इन सभी की व्यवस्था की जाए। विद्युत कनेक्शन में भार वृद्धि या कमी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में यह व्यवस्था शुरू की गई है। नए कनेक्शन भी ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। साथ ही में भार कमी या वृद्धि के भी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इसके लिए वेब पोर्टल है portal.mpcz.in या फिर उपाय ऐप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश बना एक सीजन में किसानों को सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य। 4 महीने में दूसरी बार किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य बनने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 सितंबर को 20 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 4,614 करोड़ रुपए की राशि डालने वाले थे। बाद में तारीख 8 सितंबर की गई और अब फिर से यह तारीख बढ़ाकर कर दी गई है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर को अब 2019-20 का जो बीमा है वह आपके खाते में जमा होने का आश्वासन सरकार दे रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे, बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। तो यह फिलहाल 18 तारीख कर दी गई है।
आपके प्रश्नों का समाधान आपको मिल गया होगा। इस योजना में बीमा कंपनियों ने 20,38,982 किसानों की 4,614 करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि मंजूर की है। यह राशि किसानों के खाते में जमा की जाएगी। मई महीने में 16 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपए की बीमा राशि जमा कराई गई थी, जो कि 2018 का बीमा था, 18-19 का। अब फिर 4 महीने में ही प्रदेश के किसानों को दूसरी बार बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है। विद्युतीकरण से पिछड़ी बस्तियों में विकास को गति मिलेगी, यह बात कही ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। उन्होंने वर्चुअल तरीके से ग्वालियर स्थित सती विहार एवं राधा विहार में 47 लाख की लागत से होने वाले विद्युतीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। वर्चुअल तरीके से यानी कि आभासी, ऑनलाइन। प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है सरकार। ऊर्जा मंत्री ने सती विहार में 19,36,000 रुपये और राधा विहार में 27,64,000 रुपये की लागत से होने वाले विद्युतीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 किलोवाट तक के बिजली के 31 अगस्त तक के बिल स्थगित कर दिए हैं। माफ़ नहीं किए हैं, केवल स्थगित किए हैं। आपको सितंबर का बिल ही अब दिया जाएगा, पिछला बकाया जोड़कर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास अब नहीं रुकेगा। पानी की समस्या के निदान के लिए अमृत योजना के तहत पानी की लाइन डाली जा रही है, जिससे पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। प्रथम विमुक्त जनजाति दिवस मनाया गया। विमुक्त जनजाति वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करने के निर्देश दिए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 4 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री निवास पर हुई विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ पंचायत में लिए गए फैसले का अमल किया जा रहा है। संभागीय मुख्यालय सागर शहर के बीच 300 हेक्टेयर क्षेत्र में लाखा बंजार झील समाज के गौरवमय इतिहास को प्रदर्शित करती है। प्रदेश में बंजारा समूह द्वारा बनाए गए तालाबों का जीर्णोद्धार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। गौरवमयी इतिहास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस जाति के अनेक वीर योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन जनजातियों का स्थायी ठिकाना न होने से अंग्रेजों ने वर्ष 1871 में इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था। देश जब आज़ाद हुआ 5 वर्ष के बाद 31 अगस्त 1952 को पहली बार इन जनजातियों को अपराधी होने की सरकारी मोहर से विमुक्त किया गया था। 31 अगस्त को इन जनजातियों के लोग विमुक्त दिवस के रूप में तभी से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के ज़रूरतमंद लोगों को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। 10,000 की राशि चुकाने पर 20,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद 40,000 और फिर 1 लाख रुपये तक की राशि ब्याज मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। स्वरोजगार योजना में 10,000 से लेकर फिर 20,000 और 1 लाख रुपये तक ऋण आपको मिल सकता है। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में 35 लाख नागरिक बने सहभागी। प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में 378 नगरीय निकायों में 16 से 30 अगस्त तक चले वृहद अभियान में लगभग 35 लाख नागरिकों की सहभागिता रही। अभियान की 5 थीम थी। पहली थीम थी स्वच्छता शपथ और व्यक्तिगत शौचालयों की साफ सफाई और रखरखाव। दूसरी, अनुपयोगी वस्तुओं और प्लास्टिक का रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस के साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करते हुए शहरी कचरे के उत्सर्जन में निरंतर कमी लाना। तीसरी, कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, बायोमेडिकल कचरे, उपयोग किए गए मास्क का निपटान, सैनिटाइजर और कोविड क्वारंटीन केंद्रों की साफ सफाई और उनके शौचालयों के लिए विशेष स्वच्छता अभियान। चौथी, घरों से निकलने वाले कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण करना और घरों से निकलने वाले हानिकारक कचरे जैसे कि सैनिटरी पैड, डायपर्स और दवाओं आदि को सामान्य कचरे में जाने से रोकने के लिए जागरूकता। और 5वीं थीम थी सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक शौचालयों के लिए विशेष स्वच्छता अभियान का संचालन करना। पॉलीथीन कैरी बैग के विरुद्ध कार्रवाई में 18,560 चालान भी काटे गए। अब देख लेते हैं पिछले सप्ताह की तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चुनौती प्रतियोगिता शुरू हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स की पहचान करना और इन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देश के टियर 2 शहरों में स्टार्टअप सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया है चुनौती। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 3 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित स्टार्टअप्स को देश भर में फैले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। संसद के मानसून सत्र के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, इन्होंने बताया कि सांसदों को सत्र शुरू होने से 3 दिन पहले कोरोना जांच करवानी होगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सांसदों बल्कि उनके निजी स्टाफ को भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार सुरक्षा जांच के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की गई है। सुरक्षा कर्मियों को पीपीई किट दी जाएगी। ऑटोमेटिक मशीनें सुरक्षा जांच के लिए लगाए जाने की भी संभावना है। दोस्तों, ब्रिटेन की दिग्गज तेल कंपनी शेल के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लंदन स्थित कंपनी के मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे एक पर्यावरण कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रदर्शनकारी ने तेल कंपनी के मुख्यालय में घुसकर वहां की दीवारों पर पेंट से ग्रेफिटी बनाए थे। प्रदर्शनकारी का आरोप है कि तेल कंपनी के कारण इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत होगी अस्पतालों की स्टार रेटिंग। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित अस्पतालों को स्टार रेटिंग मिलेगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों ही तरह के अस्पताल शामिल हैं। यह रेटिंग अस्पतालों को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सेवाओं के आधार पर दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। NHA ने कहा कि इस कदम को अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को और बेहतर करने के लिए उठाया गया है। मरीजों को भी सहूलियत होगी, अस्पतालों की स्थिति भी सुधरेगी। इस आकलन में 90% से ज़्यादा स्कोर करने वाले अस्पताल को 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। 75 से 90% स्कोर करने वाले अस्पताल को 4 स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसी तरह 75% स्कोर वाले अस्पताल को 3 स्टार, 25 से 50% स्कोर वाले को 2 स्टार और 25% से कम स्कोर वाले अस्पताल को सिंगल स्टार रेटिंग दी जाएगी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दखल के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर के पूर्वी तट पर सैन्य अभ्यास किया है। इस सैन्य अभ्यास के बाद तनाव और गहरा गया है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से शंघाई स्थित सैन्य विशेषज्ञ नी लेक्सियानग ने कहा कि ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए यह एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य युद्धकालीन हमलों से चीनी सेना की रक्षा करना है। इटली के निकट भूमध्य सागर में प्रवासियों से भरी एक नाव डूब गई। इटली के कोस्ट गार्ड ने नाव डूबने से पहले नाव में सवार सभी 219 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। नाव में सवार लोगों ने भूमध्य सागर में फंसने के बाद इटली से मदद मांगी थी। इटली के कोस्ट गार्ड ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। नाव में 32 महिलाएं और 13 बच्चे भी सवार थे। UPI से लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते हैं बैंक। CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2020 या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए गए लेन देन पर वसूले गए चार्ज वापस किए जाए। सर्कुलर में कहा गया कि बैंक UPI के माध्यम से किए गए लेन देन पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। सर्कुलर के अनुसार आयकर कानून 1961 की धारा 269 ऐसे के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर 1 जनवरी या उसके बाद किए गए लेन देन पर बैंकों ने जो चार्ज वसूला है उसे तुरंत रिफंड किया जाए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। अमेरिका इराक में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में कटौती करने जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि वह इराक में तैनात 3,000-5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। 3,500 सैनिकों को वापस बुलाएगा। यह संख्या वहां तैनात कुल अमेरिकी सैनिकों का 1/3 है। सैन्य बल में कटौती के बाद इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या वर्ष 2015 के स्तर पर आ जाएगी।
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को बीमा सुरक्षा भी देगी। जन धन योजना के खाताधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कहा कि 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा खाताधारकों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर तक जारी रहेगी रोक। नागर विमानन महानिदेशालय ने यह निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन रुका हुआ है। केवल विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें संचालित हो रही हैं। मेक्सिको में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। दवाओं की कमी, बेरोजगारी और हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बांग्लादेश में आई भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ की चपेट में 33 जिले आ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में जून से अगस्त तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 251 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का प्रभाव 50 लाख से ज़्यादा लोगों पर पड़ा है। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए, वहीं करोड़ों रुपए की फसल भी बर्बाद हुई है। भारतीय रेलवे बढ़ाने जा रहा है विशेष ट्रेनों की संख्या। भारतीय रेलवे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इस अखबार के संपादकीय में दिया है, हर जिले में बनेंगे कमांड कंट्रोल रूम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासन द्वारा कोरोना महामारी के उपचार के लिए प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के माध्यम से उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। इसी के साथ कुछ निजी चिकित्सालयों को भी कोविड के इलाज के लिए अनुबंधित किया गया है, जहां पर सभी को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाज की अच्छी व्यवस्था के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट 76.4% है। बहुत से कोरोना संक्रमित तथा कोरोना संदिग्ध जिनके घर पर व्यवस्था है, होम आइसोलेशन तथा होम क्वारंटाइन को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाएं, जहां से होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों की निरंतर देखभाल एवं निगरानी की जा सके। यहां एम्बुलेंस भी आवश्यक रूप से रखी जाए। दिन में कम से कम 2 बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश धीरे धीरे पूर्ण लॉकडाउन खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारी मशीनरी इसकी चुनौतियों के लिए पहले से ही पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिशील करना है तथा जनजीवन को पूर्ण रूप से सामान्य और खुशहाल बनाना है। यदि कोरोना संक्रमण रोकने की सभी सावधानियों जैसे कि मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखने का पालन किया जाए तो हम संक्रमण को भी रोक सकते हैं और जनजीवन को पूर्ण रूप से सामान्य बना सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय चिकित्सालय के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी कोरोना के इलाज के निर्धारित प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार सरकारी या निजी अस्पतालों में इलाज करवा सके। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी अस्पतालों में मनमाना शुल्क न वसूला जाए। कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के पास सभी आवश्यक संसाधन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, यह भी देखा जाए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में निजी चिकित्सालयों के साथ समन्वय कर कोरोना के इलाज के संबंध में उनके पास उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करें। कोरोना के इलाज के संबंध में निजी चिकित्सालयों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकीय अमले एवं संसाधनों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। CSIR और CMERI ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। संस्था के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर हरीश ईरानी के अनुसार इस सौर पेड़ की क्षमता 11.5 kWp से अधिक है। इस सोलर वृक्ष में 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है। प्रत्येक वृक्ष में हर पैनल में 330 WP की क्षमता से युक्त कुल 35 सौर PV पैनल यहां पर लगाए गए हैं।
ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में 10-12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने की इसकी क्षमता है। भारत सरकार द्वारा 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें लोकप्रिय मोबाइल गेम ऐप पबजी और अन्य ऐप शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए और उन खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लिया है। इनमें पबजी, बायडू, एप्लाक और लूडो वर्ल्ड जैसे ऐप शामिल हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सरकार ने लिया है। भारतीय नौसेना के लिए किया जाएगा पनडुब्बियों का निर्माण। इन पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही उस रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत किया जाएगा जो घरेलू कंपनियों को देश में उच्च सैन्य उपकरणों के उत्पादन करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए प्रमुख विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की अनुमति देता है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की टीमों ने पनडुब्बियों की विशेषताओं और अन्य ज़रूरतों से जुड़ी RFP प्रस्ताव के लिए अनुरोध को पूरा कर लिया है। RFP का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को और मृत्यु हुई 31 अगस्त 2020 को। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, PM मोदी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी ने शोक व्यक्त किया है। जुलाई 2012 से 17 तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे प्रणब मुखर्जी प्रणबदा के नाम से मशहूर थे। संकट मोचक के नाम से भी इनको जाना जाता था, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। उन्होंने लगभग 5 दशक राजनीति की। विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रणबदा को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुआ था। उन्होंने वीरभूम में स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में कोलकाता में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने 1969 में राजनीति में कदम रखा। वे 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और विश्व भर में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व में मानव मात्र की भलाई की बुनियाद शिक्षा पर ही रखी जाती है, यह मानना था डॉक्टर राधाकृष्णन का। शिक्षक दिवस पर देश शिक्षकों के अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, विचार विमर्श होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने शिक्षक होने पर सर्वाधिक गर्व था। भारत के एक विलक्षण राजनेता, आदर्श शिक्षक और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का महत्वपूर्ण निर्णय वर्ष 1962 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद लिया गया था। एक बार उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने उनसे उनके जन्मदिन को समारोहपूर्वक मनाने की बात कही। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे अत्यंत गर्व महसूस होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गौरव की अनुभूति अपने शिक्षक होने पर है। आज़ाद भारत की संविधान सभा के राधाकृष्णन एकमात्र गैर राजनीतिक सदस्य थे। बाद में उनको सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत बनाया गया। वर्ष 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन दिनों राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये मासिक था, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मात्र 2,500 रुपये लेते थे और शेष राशि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर देते थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन की एक सीख यदि हम ले पाए कि शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो।
शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे अपने छात्रों का स्नेह और आदर भी अर्जित करना चाहिए। सम्मान शिक्षक होने भर से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। तो हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता शिक्षक की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन मैंने सारांश रूप में हर एक काम की जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास किया है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सेकंड पार्ट इसका मैं शीघ्र ही बनाकर अपलोड करूंगा। यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।